स्वेलिंग ऑफ द फ्रेंजियल फेज। जो फ्रेंजियल फेज जो है, स्वेलिंग का जो फ्रेंजियल फेज है, स्वेलिंग के फेजेस होते हैं। स्वेलिंग का फेज होता है, एक ओरल होता है जब आपकी फूड बोलस उसमें होता है, ये वॉलंटरी फेज होता है। फिर फ्रेंजियल फेज होता है। फ्रेंजियल फेज का मतलब है कि आपकी जो फूड है वो यानी कि ओरल कैविटी से निकल के फेरिंग्स में आ जाए, लेकिन ये इनवॉलंटरी होता है ये। और फिर होता है एसोफेजियल फेज। एसोफेजियल फेज का मतलब यह है कि फेरिंग्स के से निकल के जो फूड है वो इसमें आ जाए, एसोफेगस में। तो पहला ओरल फेज है आप, और ओरल फेज स्वेलिंग का वो होता है जो वॉलंटरी होता है। फिर आपकी फेरिंग्स है, वो फेरिंग्स में आता है, ये इनवॉलंटरी होता है। ये इसे फ्रेंजियल फेज कहते हैं ऑफ द स्वेलिंग। फिर आप स्वेलिंग नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, ओरो फेरिंग्स से आपने भेजनी होती है एसोफेगस में, तो ये एसोफेजियल फेज होता है, ये भी इनवॉलंटरी होता है। तो स्वेलिंग, फ्रेंजियल फेज। अब क्या क्वेश्चन था वो नहीं पता, लेकिन इसमें ये होता है कि जो फ्रेंजियल फेज है, इनवॉलंटरी मूवमेंट ऑफ द बोलस फ्रॉम द ओरोफेरिंक्स इनटू द एसोफेगस, के ओरोफेरिंक्स से जो फूड का बोलस है वो एसोफेगस में आ जाता है। इसको हम कहते हैं फ्रेंजियल फेज ऑफ स्वेलिंग, ओरोफेरिंक्स से फेरिंक्स में आना। और फ्रेंजियल फेज में और क्या कुछ होता है, फ्रेंजियल फेज में और ये होता है कि अब फूड फेरिंग्स में आ जाती है, तो फूड को आपने नीचे एसोफेगस में भेजना है। तो लेकिन फूड वापस भी तो जा सकती है, फूड वापस जा सकती है उसके नेजल कैविटी में या ओरल कैविटी में। तो टंग जो है, टंग के थ्रू आप ओरल कैविटी को वापस ब्लॉक कर देते हैं कि फूड वापस ना आए, और सॉफ्ट पैलेट ब्लॉक कर देता है नेजोफेरिंक्स को नेजल कैविटी में ना जाए। तो जब अब पता नहीं एमसीक्यू जैसा भी है, कि ये जो फेरेंजियल फेज होता है उसमें टंग ब्लॉक करती है, कि टंग ब्लॉक द ओरल कैविटी और सॉफ्ट पैलेट ब्लॉक द नेजल कैविटी, नेजोफेरिंक्स, ताकि फूड नीचे की तरफ जाए। ये फेरेंजियल फेज के आगे उसके पार्ट हैं। लाइकन प्लेनस में टेंडेंसी होती है 10 to 15% टू कैंसर मिलिग्नेंट। नींद आ रही है। डिटर्मिनेशन ऑफ द फिजियोलॉजी, ये डेड स्पेस इंक्रीज हाइपोटेंशन। बीपी ड्रॉप करने से आपकी डेड स्पेस किस तरह इंक्रीज हो जाती है। तो जब बीपी, अब ये है कि डेड स्पेस होती क्या है, तो जो आपकी ओरल कैविटी है वहां एयर तो है मगर एक्सचेंज नहीं हो रहा, तो वो डेड स्पेस है। आपकी ट्रेकिया एयर है, एक्सचेंज नहीं हो रहा, डेड स्पेस है ये भी। आपकी ब्रोंकस एयर है, ब्लड नहीं है इधर, यानी कि कैपिलरीज नहीं है, पल्मोनरी कैपिलरीज नहीं है, पल्मोनरी कैपिलरीज, तो ये भी डेड स्पेस है। अब आगे आप एल्वियोलाई पे, एल्वियोलाई यहाँ एक्सचेंज होता है, गैस एक्सचेंज होता है, तो ये डेड स्पेस नहीं है। तो नॉर्मल डेड, ये जो इनएटमिकल डेड स्पेस है, ये आप जहाँ एयर है लेकिन एक्सचेंज नहीं हो रहा, ये डेड स्पेस है। तो इसे कहते हैं एनाटॉमिकल डेड स्पेस, यानी कि माउथ और एनाटॉमिकल, एनाटॉमी ऐसे है कि यहाँ एनाटॉमी गैस एक्सचेंज नहीं होता, तो ये एनाटॉमिकल डेड स्पेस है। अगर ये हो बाद में कि जो एल्वियोलाई है कि इसको सीओपीडी हो जाए और उसकी एल्वियोलाई भी गैस एक्सचेंज नहीं कर रही, तो उसकी एल्वियोलाई को भी एल्वियोलर डेड स्पेस में शामिल कर लेंगे, एल्वियोलर डेड स्पेस, एल्वियोलर डेड स्पेस देंगे। और ये पहले वाली जो है ये एनाटॉमिकल डेड स्पेस है, जहां वैसे ही एक्सचेंज नहीं होता, एनाटॉमिकल डेड स्पेस। और ये दूसरा, पहले तो ये नॉर्मल पर्सन में तो ये कोई एल्वियोलाई एक्सचेंज कर रहे थे, गैस एक्सचेंज हो रहा था, मगर डिजीज की वजह से अब इधर एक्सचेंज नहीं हो रहा, तो अब ये भी डेड स्पेस में आएगा, लेकिन इसको एल्वियोलर डेड स्पेस कहेंगे। तो जो आपकी कंडीशन होती है फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस किसे कहते हैं, फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस कहते हैं एनाटॉमिकल डेड स्पेस प्लस एल्वियोलर डेड स्पेस। जो नॉर्मल पर्सन होता है उसमें सिर्फ एनाटॉमिकल डेड स्पेस होती है, उसको सीओपीडी तो नहीं है, तो उसमें एल्वियोलर डेड स्पेस 0 होती है, मतलब कि उसका सारे एल्वियोलाई एक्सचेंज कर रहे होते हैं। तो नॉर्मल पर्सन में जो फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस है वो एनाटॉमिकल डेड स्पेस की इक्वल होती है।
लेकिन जिस पर्सन को सीओपीडी है उसके तो एल्वेलाई भी काम नहीं कर रहे और वहां भी एक्सचेंज नहीं हो रहा, तो उसमें जो फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस है वो इक्वल होगी एनाटॉमिकल डेड स्पेस प्लस एल्वियोलर डेड स्पेस। ये बहुत आम कंसेप्ट है, आई होप कि समझ आ गया होगा। मैंने बोला है, अब मुझे बताया कि समझ आ गया, मैं मूव कर जाऊंगा। नॉर्मल ये होता है कि ये जो आपकी ट्रेकिया है, ओरल कैविटी है, यहाँ डेड स्पेस, यहाँ गैस होती है, एक्सचेंज नहीं होता, तो ये एनाटॉमिकल डेड स्पेस है। आपके जो एल्वियोलाई हैं वहां एक्सचेंज होता है, तो एल्वियोलर डेड स्पेस 0 है। तो नॉर्मल में फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस आपकी एनाटॉमिकल डेड स्पेस प्लस एल्वियोलर डेड स्पेस पे मुश्तमिल होती है, लेकिन नॉर्मल पर्सन में एल्वियोलर डेड स्पेस 0 होती है, तो आपकी फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस इक्वल होती है एनाटॉमिकल डेड स्पेस की। लेकिन अगर किसी को सीओपीडी है तो उसमें एल्वियोलाई भी काम नहीं कर रहे, तो फिर उसमें एनाटॉमिकल डेड स्पेस प्लस एल्वियोलर डेड स्पेस इक्वल होंगी फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस की। बाकी यह है कि इस पर्सन में क्या हुआ है, हाइपोटेंशन हो गई है। हाइपोटेंशन का मतलब यह है कि उसकी जो एल्वियोलाई है उधर ब्लड नहीं आ रहा, इधर ब्लड, उसकी पल्मोनरी कैपिलरी में ब्लड नहीं आ रहा, उसकी पल्मोनरी कैपिलरी में ब्लड नहीं आ रहा, हाइपोटेंशन हो गया, बीपी ड्रॉप हो गए। तो बीपी ड्रॉप होने से जब ब्लड नहीं आएगा तो गैस तो आ रही है, एयर तो आ रही है, तो ये भी चीज उसकी डेड स्पेस में जो है वो इंक्रीज करेगी। जब आपका ब्लड कम आएगा, ब्लड तो आएगा नहीं, लेकिन एल्वियोलाई में एयर तो आ रही है, एक्सचेंज तो नहीं हो रहा, तो ये भी चीज जो है वो डेड स्पेस इंक्रीज बाय हाइपोटेंशन, डेड स्पेस हाइपोटेंशन इंक्रीज हो जाती है। ये एग्जांपल दी हुई है उसने, जब आपको पल्मोनरी एम्बोलिज्म होता है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म होता है, तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म में क्या होता है, ये आपकी जो यहाँ ब्लॉकेज आ जाती है, तो ब्लड नहीं आता, इधर ब्लड नहीं आता क्योंकि ब्लॉकेज आ गई है, एयर आ रही होती है मगर एयर ऐसे ही वापस जा रही होती है, एल्वियोलाई में एक्सचेंज नहीं होता, तो डेड स्पेस बढ़ जाती है, तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म में ही होता है। तो वी क्यू मिसमैच, ब्लड फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन में फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस इंक्रीज हो जाती है, तो ये वी क्यू मिसमैच पल्मोनरी एम्बोलिज्म में होता है। पल्मोनरी एम्बोलिज्म इसकी एग्जांपल है। नेक्स्ट एमसीक्यू है, ये बहुत ही आम कंसेप्ट है, नेक्स्ट कंसेप्ट है आपका रैनोडिन रिसेप्टर। रैनोडिन रिसेप्टर का कंसेप्ट क्या है, जो आपका मसल होता है ना, ये फर्ज किया कि ये आपका मसल है सारा, ये मसल है, जब एक्शन पोटेंशियल आता है मसल में, एक्शन पोटेंशियल आ गया, ये वोल्टेज एक्शन पोटेंशियल आ गया, तो जो आपके डाइहाइड्रोडियानोडिन रिसेप्टर होते हैं, ये अंदर उसके होता है, आपके मसल सेल के अंदर होता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसमें कैल्शियम का ये बैग है, कैल्शियम बाहर, यहाँ जो एक्टिन मायोसिन फिलामेंट पड़े हुए हैं ना, एक्टिन मायोसिन फिलामेंट यहाँ पड़े हुए हैं, उनको कैल्शियम की जरूरत है, मगर कैल्शियम किसके अंदर है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। जब एक्शन पोटेंशियल आता है, एसिटाइलकोलिन रिलीज होती है, एक्शन पोटेंशियल पहुंचता है आपके मसल फाइबर के ऊपर, तो ये रैनोडिन रिसेप्टर ओपन हो जाते हैं, ये वाले, ये जो ब्लॉक लगा हुआ है, ये रैनोडिन रिसेप्टर ये ओपन हो जाएगा, और ये है रैनोडिन रिसेप्टर। तो कैल्शियम बाहर आ जाता है, जब कैल्शियम बाहर आता है तो एक्टिन मायोसिन फिलामेंट के ऊपर कैल्शियम लगता है, जिससे एक्टिन मायोसिन फिलामेंट आपस में मिलते हैं और कंट्रैक्शन होती है मसल की। अगर किसी पर्सन में ये जो रैनोडिन रिसेप्टर है, ये रैनोडिन रिसेप्टर वो वैसे ही एबनॉर्मल हो जाए और वो किसी ड्रग की वजह से पहले ही वो प्री डिस्पोज हो, सानू कोई छेड़े सही, फिर वेख्यो, जिस तरह कुछ लोग होते हैं ना, बस भाई तू हाथ लगा के देख, रैनोडिन रिसेप्टर भी ये कह रहा होता है, बस तू हाथ लगा के देख, फिर देखना मैं वो सब कुछ निकाल दूंगा बाहर। तो तो आप हाथ किस तरह लगाते हैं, सक्सिनेलकोलिन या हेलोथेन, इन इसे बस हाथ लगता है। डॉक्टर इरफान एक लिमिट में रहे आप, नेक्स्ट टाइम ये नहीं होगा। ये सक्सिनेलकोलिन देने पे और जो आपकी हेलोथेन है ये देने पे, ये जो रैनोडिन रिसेप्टर है ये ओपन हो जाते हैं और सारा का सारा कैल्शियम बाहर आ जाता है, और जितने भी एक्टिन मायोसिन फिलामेंट होते हैं मसल के अंदर वो सारे कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं और सवियर कॉन्ट्रैक्शन होती है। तो ये प्री डिस्पोज
ये जो रेनोटिन रिसेप्टर है पहले ही प्रीडिस्पोज होते हैं, तो इनको हेलोथेन देने पे या सक्सिनेलकोलिन जब दी जाती है तो ऐसे पर्सन को वो जो है वो कॉन्ट्रैक्शन सीवियर कॉन्ट्रैक्शन होती है, और मसल इतने कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि मसल एक तो कॉन्ट्रैक्शन होती है, दूसरा टेम्परेचर बढ़ जाता है। आपको पता है मसल कॉन्ट्रैक्शन से टेम्परेचर इंक्रीज होता है, तो टेम्परेचर हाई टेम्परेचर हो जाता है, इसे कहते हैं मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया। और जब जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो मसल टूटते हैं, तो मसल टूटने से हीमोग्लोबिन, उधर से मायोग्लोबिन रिलीज होती है, तो मायोग्लोबिन यूरिया होता है, उनका जो यूरिन होता है वो ब्लैक हो जाता है। तो ये जब वो लेते हैं हेलोथेन या सक्सिनेलकोलिन, तो उसके बाद जो है वो टेम्परेचर रेज कर जाता है मसल की कॉन्ट्रैक्शन होने से, जो कि कैल्शियम रिलीज होता है ना, कैल्शियम मसल की स्फीयर कॉन्ट्रैक्शन करवाता है जिससे टेम्परेचर रेज करता है, और मसल टूटते हैं, और वो मायोग्लोबिन रिलीज होती है, वो उसके यूरिन में आना शुरू हो जाती है, तो यूरिन ब्लैक हो जाता है। लेकिन हाइपरथर्मिया क्या होता है? malignant hyperthermia is a life threatening condition। आप इनहेल एनेस्थेटिक यानी हेलोथेन लें या सक्सिनेल कोलिन लें, तो अगर आपके आपके जो रेनोडिन रिसेप्टर हैं उसकी म्यूटेशन हो चुकी है, तो फिर क्या होगा? रेनोडिन रिसेप्टर की म्यूटेशन हो चुकी है तो कैल्शियम रिलीज होगा, तो कैल्शियम सारा रिलीज होगा, ये मसल की कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा। जब मसल की कॉन्ट्रैक्शन होगी तो सीवियर मसल कॉन्ट्रैक्शन होगी और उससे टेम्परेचर रेज करेगा, तो हाइपरथर्मिया हो जाएगा। तो इसका ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट ये है कि रेनोडिन रिसेप्टर ब्लॉकर दे दो, भाई कूल से बैठो, तो वो डेंट्रोलिन देते हैं जो कि रेनोडिन रिसेप्टर ब्लॉकर है, वो इन रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती है, और ये इसका ट्रीटमेंट है। मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया का जो ट्रीटमेंट है वो डेंट्रोलिन है। डेंट्रोलिन इज द रेनोडिन रिसेप्टर ब्लॉकर, और वो मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया का ट्रीटमेंट है। तो इसने ये रेनोडिन रिसेप्टर लिखा हुआ है। उसके बाद है if centromere divided horizontally during metaphase, what will be result? ये 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 सेंट्रोमियर है, ये क्रोमोसोम होता है, ये इसका पी आर्म होता है, और ये लॉन्ग आर्म को क्यू आर्म कहते हैं। तो ये दरमियान में दोनों आर्म सेंट्रोमियर से मिले होते हैं। तो अगर हॉरिजॉन्टल डिवीजन हो जाए, ट्रांसवर्स सेंट्रोमेरिक सेंट्रोमेरिक डिवीजन ट्रांसफर हो, तो इस तरह हो जाए, वैसे तो होता है ना, तो इस तरह हो जाए, तो ये क्यू आर्म से मिल जाएगा, तो क्यू आर्म मिल गया क्यू आर्म से, और ऊपर से शॉर्ट आर्म यानी कि पी आर्म से मिल गए। तो हॉरिजॉन्टल डिवीजन में आइसो क्रोमोसोम बनते हैं जो एक ही तरह के होते हैं, यानी कि ये भी पी आर्म था और ये क्यू आर्म था नीचे वाला, लेकिन होना तो ये चाहिए था, ये डिवाइड इस तरह होते वर्टिकल, तो पी आर्म और क्यू आर्म आपस में मिलते जिस तरह ये है, लेकिन ये डिवीजन हुई है हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल डिवीजन होने से जो नीचे वाला क्यू आर्म है वो ऊपर और आपस में मिल गए, और इधर जो पी आर्म है वो पी आर्म से मिल गया, शॉर्ट आर्म शॉर्ट से मिल गया, लॉन्ग आर्म लॉन्ग से मिल गया। तो ये है आइसोक्रोमोसोम, जो कि मिरर इमेज होते हैं, जो दोनों आर्म होते हैं वो एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं आइसोक्रोमोसोम। तो आइसोक्रोमोसोम किस तरह बनते हैं कि सेंट्रोमिड हॉरिजॉन्टल डिवीजन हो, और जो आपकी होती है ना आइसोक्रोमोसोम एक्स इज द मोस्ट कॉमन टर्नर सिंड्रोम में आइसोक्रोमोसोम डिफेक्ट होता है। आइसोक्रोमोसोम वर्टिकल ट्रांसवर्स सेंट्रोमेरिक डिवीजन होती है। तो आइसोक्रोमोसोम मिरर इमेज abnormal chromosome consisting of the two copy of either short arm or either long arm। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, माइलिन फाइबर। टर्नर सिंड्रोम इसकी एग्जांपल है, क्लिनिकल एप्लीकेशन एक्सो होता है ना, कि एक नेक्स्ट है आपका 45 एक्सो। अच्छा, नेक्स्ट है माइलिन। जो माइलिन है वो किससे बनी होती है? वो श्वान से माइलिन बनाते हैं, ये माइलिन शीट होती है। माइलिन शीट जो होती है
ये एक शीट होती है जो कि न्यूरॉन के ऊपर होती है, और इस शीट के होने की वजह से देखिए ये बनी होती है माइलिन से बनी होती है। और इसका फायदा ये होता है कि जो इम्पल्सेस पास करती हैं वो बाहर, इम्पल्स जो है बाहर लूज नहीं हो पाती, वो सीधी जाती है, तो स्पीड बढ़ जाती है, स्पीड बढ़ जाती है। तो माइलिन का ये फायदा होता है। तो जो न्यूरॉन्स होते हैं, जो नर्व, जो आपकी पेरिफेरल न्यूरॉन्स हैं, यानी कि एक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के और दूसरा है पेरिफेरल न्यूरॉन। जो पेरिफेरल न्यूरॉन होते हैं उनको माइलिनेशन, उनकी माइलिनेशन होती है श्वान सेल से। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के नर्व फाइबर होते हैं ना, उनकी माइलिनेशन होती है ओलिगोडेंड्रोसाइट से। तो जो श्वान सेल डैमेज होते हैं गुलेन बारे सिंड्रोम में, और गुलेन बारे सिंड्रोम में श्वान सेल का डिफेक्ट होता है, और जो नर्व फाइबर होते हैं उनकी माइलिनेशन जो होती है वो एबनॉर्मल हो जाती है। इसी तरह ये एग्जांपल है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस में आपके ओलिगोडेंड्रोसाइट का रीजन होता है, और ओलिगोडेंड्रोसाइट माइलिनेट करते हैं सीएनएस फाइबर को। ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। जो सीएनएस फाइबर है, जो सीएनएस के न्यूरॉन है, वो उनको ओलिगोडेंड्रोसाइट जो हैं वो माइलिनेट करते हैं, और ओलिगोडेंड्रोसाइट जो हैं वो डैमेज हो जाते हैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस में। इसलिए मल्टीपल स्क्लेरोसिस में जो सीएनएस के न्यूरॉन होते हैं उनकी माइलिनेशन का डिफेक्ट होता है। और जो दूसरा है गुलेन बारे सिंड्रोम में, गुलेन बारे सिंड्रोम में डैमेज होते हैं आपके श्वान सेल, और श्वान सेल माइलिनेट करते हैं आपके पेरिफेरल न्यूरॉन को। तो पेरिफेरल न्यूरॉन की फिर माइलिनेशन नहीं होती, और उनकी इम्पल्स इम्पल्स, ये एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी ये है कि माइलिनेशन क्या करती है, जब आपका न्यूरॉन जो है वो माइलिनेट हुआ होता है, तो माइलिनेशन किस तरह होती है। देखिए ये श्वान सेल है, इसमें ये नर्व फाइबर है, तो ये श्वान सेल ने उसको माइलिनेट किया हुआ है। तो उसके दरमियान में ये पास कर रहा है आपका, ये अंदर से पास कर रहा है न्यूरॉन। तो ये श्वान सेल जब माइलिनेट, दरमियान में गैप आता है, ये गैप आ रहे हैं, इन गैप को कहते हैं नोड्स ऑफ रनवेयर, नोड्स ऑफ रनवेयर। और इनमें ये एमसीक्यू यू वर्ड क्यूब है, एमसीक्यू है। ये न्यूरॉन की सेल बॉडी है, ये न्यूरॉन पास कर रहा है, और उसको माइलिनेट किया हुआ है श्वान सेल ने। अगर और दरमियान में गैप है, ये गैप जो होते हैं ये नोड ऑफ रनवेयर होते हैं। इनमें ये होता है कि इनमें नोड ऑफ रनवेयर किससे बने होते हैं, ये एमसीक्यू है, यूवर्ड क्यू बैंक है, ये सोडियम क्लस्टर, इधर सोडियम चैनल बहुत ज्यादा होते हैं। तो जो आपकी वो होती है कंडक्शन होती है वो किस तरह होती है कि यहाँ जहाँ जहाँ नोड ऑफ रनवेयर होते हैं, इंपल्स आती है, इधर जंप करती है, इधर रीजनरेट होती है, फिर जंप करती है, क्योंकि आगे माइलिनेशन है, तो माइलिनेशन फिर जंप करती है, फिर इधर नोड ऑफ रनवेयर होते हैं, इधर इकट्ठी होती है नर्व, फिर इंपल्स आगे जंप करती है। तो इंपल्स, तो जंपिंग, वो इंपल्स जंप करती है, आगे जाती है, फिर जंप करते हैं, नोड ऑफ रन पे पहुंचती है, रीजनरेट होती है, फिर जंप करती है। इसे कहते हैं सॉलिटेटरी कंडक्शन। तो देखें ये जो माइलिनेशन होती है ये इन कंडक्शन वेलोसिटी को इंक्रीज करते हैं, और जिससे सॉलिटरी कंडक्शन होती है द एक्शन पोटेंशियल एट नोड ऑफ रनवेयर वेयर द हाई कंसंट्रेशन। वहां नोड ऑफ रनवेयर पे क्या होता है कि सोडियम चैनल बहुत ज्यादा होते हैं। तो माइलिन इज सिंथेसाइज्ड बाय ओलिगोडेंड्रोसाइट इन सीएनएस, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो माइलिन है वो प्रोड्यूस होती है श्वान सेल से। ये इंपॉर्टेंट बातें हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में माइलिन जो शीट है वो प्रोड्यूस होती है बाय श्वान सेल, और जो सीएनएस नर्वस सिस्टम है उसमें ये पैदा प्रोड्यूस होती है ओलिगोडेंड्रोसाइट। और जो गुलेन बारे सिंड्रोम है वो डिफेक्ट करते हैं श्वान सेल को, और श्वान सेल फिर जो गुलेन बारे सिंड्रोम में पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के जो न्यूरॉन होते हैं उनकी माइलिन शीट का डिफेक्ट आ जाता है। जबकि मल्टीपल स्क्लेरोसिस में ओलिगोडेंड्रोसाइट डैमेज होते हैं, और उसमें
जो सीएनएस के न्यूरॉन होते हैं उनकी माइलिनेशन का डिफेक्ट आता है। नेक्स्ट एमसीक्यू है आपका एक्सिलरी इंजरी, एक्सिलरी इंजरी रिमूवल ऑफ द एक्सिलरी लिम्फ नोड्स। एक्सिलरी लिम्फ नोड्स आपने रिमूव किए हैं तो बाद में जाहिर सी बात है यहाँ से आप उसके एक्सिला से आपने छेड़छाड़ी की है तो उसकी जो लिम्फेटिक ड्रेनेज है वो अब प्रॉपर नहीं हो पाएगी। आपने लिम्फ नोड्स ही रिमूव करती हैं तो उसको अब एडीमा हो जाएगा, इधर इन्फ्लेमेशन एडीमा होगा, इन्फ्लेम्ड हो जाएगा उसका ये। तो अपर लिम्ब इन्फ्लेमेशन या एडीमा, कॉज एडीमा ऑफ अपर लिम्ब बाय इन्फ्लेमेशन, तो उसको एडीमा हो जाएगा। बाकी यह है कि जब आप एक्सिला में कोई प्रॉब्लम करते हैं, डाइसेक्शन करते हैं, जिस तरह के मैस्टेक्टमी करते हैं या एक्सिलरी लिम्फ नोड डाइसेक्शन करते हैं मैस्टेक्टमी करते हुए, तो आप लॉन्ग थोरेसिक नर्व को डैमेज कर देते हैं। लॉन्ग थोरेसिक नर्व सप्लाई करती है सेरेटस इंटीरियर को, सेरेटस इंटीरियर को करती है, और सेरेटस इंटीरियर जो है वो आपके स्कैपुला को होल्ड करता है आपकी रिब केज के साथ। जब सेरेटस इंटीरियर का पैरालिसिस हो जाए तो आपको जो स्कैपुला है वो लिफ्ट अप हो जाता है, एलिवेट कर जाता है, इसे कहते हैं विंग स्कैपुला। तो इनएबिलिटी टू एंकर स्कैपुला टू थोरेसिक केज कैन, हाँ तो ये है विंगिंग स्कैपुला होता है। लॉन्ग थोरेसिक नर्व मैस्टेक्टमी करते हुए, एक्सिलरी डाइसेक्शन करते हुए लॉन्ग थोरेसिक नर्व का लीजन हो जाता है और एज अ रिजल्ट सेरेटस इंटीरियर जो मसल है वो पैरालिसिस उसका हो जाता है और आप इनएबिलिटी टू एंकर